अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर अदील अजमत और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगा और वो टॉपिक है यूनाइटेड स्टेट्स की एंट्री इन द ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स की एंट्री हो जाती है तो इसके क्या क्या नताइज निकल सकते हैं। बिकॉज माई एक्सपर्टीज इज यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। ये जो यूनाइटेड स्टेट्स का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, ये मेरी एक्सपर्टीज रही है, तो मैं आपको जरूर ये बताना चाहूंगा कि इससे फर्क क्या पड़ेगा। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स एक सुपर पावर है, एक्सेप्टेड सुपर पावर है। दुनिया मानती है कि यूनाइटेड स्टेट्स एक सुपर पावर है, लेकिन उसके सुपर पावर होने में उसकी मिलिट्री माइट के अलावा उसकी जियोग्राफी का बहुत बड़ा रोल है। यूनाइटेड स्टेट्स जिस जगह लोकेटेड है, एक सेपरेट कॉन्टिनेंट है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, एंड देन देयर इज द साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से जिस वीक चेन के साथ लिंक्ड है, फिर उसके पास कनाडा आ जाता है, जो कि कनाडा एंड मेक्सिको, दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज। तो जो रेस्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड है, हम इसको कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड। जो कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड ऐसी है जो यूनाइटेड स्टेट्स को थ्रेटन कर सकती है, वो उससे बहुत दूर बैठा हुआ। तो एक हद तक उसको, यूनाइटेड स्टेट्स को, एक सेफ बफर जोन मिल जाता है। ओशंस ऑन बोथ साइड, सो देयर इज अ सेफ बफर जोन। लेकिन ये सेफ्टी भी एक हद तक होती है। फॉर एग्जाम्पल, इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, जहां पे दो सुपर पावर आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होंगी, तो कुछ हद तक ही यह फायदा यूनाइटेड स्टेट्स को मिलेगा। लेकिन अब हम आते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, जो कि उस लेवल का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जो रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स का अगर डायरेक्ट हो तो, एंड दैट इज बिटवीन द टू स्टेट्स जिनकी सपोर्ट में रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स होंगे, ऑपोजिट एंड्स पे। एंड वन इज इजराइल, द अदर वन इज ईरान। ईरान की सपोर्ट में रशिया जरूर आएगा, लेकिन क्या रशिया डायरेक्टली इंटरवीन करेगा? दिस इज डिफिकल्ट टू से। चाइना जरूर आएगा, लेकिन क्या चाइना डायरेक्टली इंटरवीन करेगा? डिफिकल्ट टू से, क्योंकि चाइना और रशिया कॉन्फ्लिक्ट को उस लेवल पे नहीं लेके जाना चाहते जहां पे इजराइल जरूर जाना चाहेगा। इजराइल जरूर उस लेवल पे जाना चाहेगा जहां पे वो यूनाइटेड स्टेट्स को गिरेबान से पकड़ के कॉन्फ्लिक्ट में ले आए। आई विल से दिस, वो यूनाइटेड स्टेट्स को गिरेबान से भी पकड़ के कॉन्फ्लिक्ट में लेके आना पड़ा तो लेके आएगा। ईरान ने अभी तक बहुत सेम किस्म की एक अप्रोच ली है, और वो सेम अप्रोच क्या है कि ईरान ने टारगेट करता रहा है इजराइल को विदाउट टारगेटिंग द यूएस मिलिट्री बेसिस इन द मिडिल ईस्ट, अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन ऑफ इजराइल। और ये अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन ऑफ इजराइल था। इजराइल एक्सपेक्ट कर रहा था कि ईरान डेस्परेशन में मिडिल ईस्ट में यूएस के बेसिस को अटैक करेगा तो पर्ल हार्बर एक और हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स विल बी इन द बैटल, और फिर जनाब ईरान एक तरफ, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल एक तरफ, तो सारा बैलेंस ऑफ पावर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ईरान प्लेड वेरी सेफ, अपने इमोशंस को काबू में रखा और बिल्कुल कंसंट्रेटेड एफर्ट थी ईरान की ओनली ऑन इजराइल। हाँ, ये जरूर है कि ईरान वार्न करता रहा, ईरान अपने मैसेजिंग बड़ी क्लियर रखी ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कि हमें इस चीज का इल्म है कि आप इस चीज में साथ शामिल थे। मैसेजिंग क्लियर रखी, लेकिन अमेरिकन इंटरेस्ट को, अमेरिकन बेसिस को निशाना नहीं बनाया। और अगर ईरान ऐसा करता, और इजराइल की यह कैलकुलेशन थी कि अगर ईरान ऐसा करेगा तो ना सिर्फ वो यूनाइटेड स्टेट्स को बीच में घसीट के ले आएगा, बल्कि उन इस्लामिक कंट्रीज को भी वो ऑफेंड करेगा जिन इस्लामिक कंट्रीज के अंदर वो बेसिस मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल सऊदीया। ठीक है, तो ईरान प्लेड वेरी कनिंगली, क्योंकि इमोशंस में, एंगर में डिसीजंस हो जाते हैं, खुसूसन जब आपका इतना बड़ा नुकसान हुआ हो, इतना बड़ा नुकसान हुआ हो, आपकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया गया, आपके टॉप साइंटिस्ट को एलिमिनेट कर दिया गया, आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर आके हमले हो रहे हैं, आपकी एयरफोर्स ऑफ कोर्स नहीं है, और आपके शहरों में सिविलियंस के ऊपर बमबारी हो रही है, लेकिन ईरान ने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया। दिस इज मिलिट्री टैक्टिक्स, ये होती है मिलिट्री टैक्टिक्स। अमेरिका को खुद ही कूदना पड़ रहा है, जबरदस्ती कूदना पड़ रहा है।
हाँ, जबरदस्ती कूदेगा फिर तो उसको कोई नहीं रोक सकता ना। तो यूनाइटेड स्टेट्स अगर जबरदस्ती कूदेगा तो उसको तो कोई नहीं रोक सकता। वो तो जबरदस्ती जंग में आएगा विदाउट अ पर्ल हार्बर। देयर इज नो पर्ल हार्बर हेयर। उसके किसी बेस को, किसी इंटरेस्ट को ईरान ने नहीं हाथ लगाया। लेकिन अगर वो ये समझ जाए कि उसका सबसे बड़ा बेस और सबसे बड़ा इंटरेस्ट इजराइल है, तो देन यूनाइटेड स्टेट्स विल बी इन द गेम। अब हम आते हैं कुछ कैलकुलेशंस के ऊपर, जो कैलकुलेशंस में जनरली कुछ यूट्यूबर्स की सुन रहा था। देखें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डिफेंस और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये इतने सिंप्लीफाइड नहीं होते कि अगर इसकी जंग होगी ये आ जाएगा, ये अपने हथियार ले आएगा। जिस तरह पाकिस्तान के मुतालिक एक फॉल्स न्यूज फैलाई गई, जिसमें हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये चीज क्लैरिफाई भी की कि एक फॉल्स न्यूज है, जिसमें ये कहा गया कि खुदा न खास्ता अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर एटमी हमला किया तो इसके जवाब में पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा एटमी हमले से इजराइल पे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर ईरान पे खुदा न खास्ता ऐसा कोई हमला होता है तो पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। ये बात मैं नहीं कह रहा। इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत सारी बातें आप करते नहीं है, आप बोलते नहीं है, यू जस्ट डू इट कोवर्टली। आप बहुत सारी चीजें कोवर्टली करते हैं। आपका क्या ख्याल है कि ईरान इस वक्त बिल्कुल तनहा लड़ रहा होगा? आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू क्लूज। आपका क्या ख्याल है कि ऑफ कोर्स चाइना और रशिया खुल के अभी सामने नहीं आ रहे। वो इसलिए खुल के सामने नहीं आ रहे कि अभी वो स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। दिस इज नॉट द स्टेज। हां, जब यूनाइटेड स्टेट्स खुल के ईरान के ऊपर अटैक करेगा, खुदा न खास्ता, तो बहुत सारी चीजें आपको अनफोल्ड होना नजर आ जाएंगी। क्या चीजें किस तरीके से अनफोल्ड हो रही हैं। तो इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी होती है, जो मिलिट्री टैक्टिक्स होते हैं, वो मिलिट्री टैक्टिक्स यही होते हैं कि आप कोवर्टली हेल्प आउट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जो इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, डू यू थिंक कि इजराइल ने इंडिया को हेल्प आउट नहीं किया था? कोवर्टली हेल्प आउट किया था। चाइना ने दोनों स्टेट्स को कहा था कि आप दोनों वॉर को एस्केलेट ना करें, लेकिन पाकिस्तान की फुल सपोर्ट की थी। बहुत सारी चीजें एक्शंस में होती हैं, आप बताते नहीं हैं। तो इसहाक डार साहब ने एग्जैक्टली यही चीज मेंशन की है कि ये एक फेक न्यूज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैं आपको हिडनली बता रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा न खासा ईरान पे कोई ऐसा टाइम आएगा तो हम चुप करके बैठे रहेंगे। ये अलग बात है कि जो नेतन्याहू ने 2011 में ये बात की थी कि ईरान और पाकिस्तान इन दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए, तो जो उनके जहन में है वो तो हमें पता, लेकिन कुछ चीजें आप बोलते नहीं है। तो आम आवाम शायद यही समझती है, यार ये क्या बुजदिली दिखा रहे हैं। ये बुजदिली नहीं होती है, ये टैक्टिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईरान ने अभी तक ये कोई बुजदिली नहीं दिखाई है। वो चाहता तो सब बच्चे को पता है कि इजराइल यूनाइटेड स्टेट्स की मदद के बगैर ये अटैक कर ही नहीं सकता था, सस्टेन कर नहीं सकता था। बर्तानिया के तो रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट, उन जो फाइटर जेट्स हैं, उनको रिफ्यूल करते रहे इससे पहले कि वो अटैक करते। इतना ज्यादा अटैक तो वो कर ही नहीं सकते थे इजरायली जेट्स। दे हैड टू बी रिफ्यूल्ड। अपने रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट उनके पास कितने हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स और यूके के रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट उनको असिस्ट करते रहे, लेकिन वो ये चीज एडमिट तो नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान, चाइना, रशिया, लेवल्स ऑफ सपोर्ट होता है, लेवल्स ऑफ सपोर्ट कि ये किस लेवल की सपोर्ट है, कितना कोवर्टली या कितना ओपनली जाना है। तो इन कंट्रीज को पता होता है हमने किस स्टेप में कितना कोवर्टली या कितना ओपनली जाना है। तो मेरी अपनी असेसमेंट यह है कि बिल्कुल ईरान की मदद हो रही है। मेरी असेसमेंट है, मेरी एक पर्सनल असेसमेंट है, लेकिन वो मदद एक ऐसे लेवल पे हो रही है, एक ऐसे चैनल पे हो रही है जहां पे एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं है, और ये एक्सेप्टेबिलिटी उन पार्टीज के जो मदद कर रही है उनके फेवर में भी नहीं है। ठीक है, तो चीजें चल रही हैं। ईरान ऐसे नहीं सस्टेन कर सकता था,
और इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि ईरान के अपने अंदर इतनी पावर नहीं है, ईरान में बहुत पावर, ईरान की आवाम में, दिस इज 1000-year-old civilization. Iranian people, they are extremely brave people, resilient people. तो मैं तो इस चीज के ऊपर बिल्कुल 100% एग्री करता हूं कि इस वक्त देर आर कंट्रीज बैकिंग ईरान. They do not want to be named, they do not want to be shown, they do not want to be pointed out. किस तरीके से मदद हो रही है, कैसे हो रही है, उसका ऑपरेशन कैसे है, दिस इज समथिंग अननोन. और यही इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि ये अननोन रहे, लेकिन सस्टेन कर रहा है ईरान. तो इतने सस्टेन करना भी बहुत बड़ी बात होती है तमाम पाबंदियों के बावजूद. मैंने लास्ट टाइम एक बात की थी ईरान की एयरफोर्स, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एयरफोर्स. तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि वो एक बहुत बड़ा वीक लिंक है, वीक लिंक है. और ऑफ कोर्स ईरान हैज टू डू समथिंग अबाउट इट वेरी सून. SU-35 के डील्स तो हुई, लेकिन SU-35 अभी तक ईरानियन एयरफोर्स के पास नहीं है. आ भी जाएंगे तो इतने बड़े नंबर्स में नहीं होंगे. उसको ऑपरेशनलाइज करना, उसको एक इकोसिस्टम में इम्बेड करना, इट टेक्स years. ये years तो ईरान के पास अभी है नहीं. और फाइटर जेट्स एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसे वॉर के प्लेटफॉर्म्स हैं जो दूसरी कंट्री एकदम से लैंड नहीं कर सकती कि यार चलें जी हमारे आप ले ले, बिकॉज दे कैन बी आइडेंटिफाइड. द होल वर्ल्ड नोज के ईरान के पास जो है MiG-27 है, MiG-29, SU-22 हैं, फिर फैंटम्स हैं, F-4E फैंटम्स, F-5 एयरक्राफ्ट, F-14. इनमें से कोई एक एयरक्राफ्ट भी स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं है. मैं तो कहूंगा फोर्थ जनरेशन भी नहीं है, फोर्थ जनरेशन भी नहीं है, क्योंकि अपग्रेड्स नहीं मिली. इनमें से कुछ एयरक्राफ्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल द MiG-29, अगर उसमें प्रॉपर अपग्रेड्स हो, ग्लास कॉकपिट्स हो, बीवीआर कैपेबिलिटी नहीं है. बीवीआर इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी नहीं है. मुझे यह समझ नहीं आती वो जो इन्होंने रिफ्यूलर गिराया है, जो कहते हैं कि जी हम लोगों ने एक एरियल रिफ्यूलर पता नहीं किस कंट्री का उन्होंने कहते हैं हमने तबाह कर दिया. एरियल रिफ्यूलिंग कहां से आ गई ईरान के पास? फिर ईरान के मुतालिक जो लोग नहीं जानते, जो लोग ये कहते हैं कि यार ईरान अपने जेट्स भी बनाता है, फाइटर जेट्स बनाता है, तो उनके लिए थोड़ा सा हार्ट शैटरिंग मोमेंट जरूर होगा कि वो ईरान अपना फाइटर जेट नहीं बनाता. ईरान बेसिकली उसने रिवर्स इंजीनियर किया F-5 फ्रीडम फाइटर. ठीक है, तो एंड इट इज नॉट अ स्टेट, इट्स अ वेरी स्मॉल एयरक्राफ्ट और बहुत लाइट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट में आता है. ये बेसिकली आपकी एयरफील्ड प्रोटेक्शन के लिए, स्मॉल मिशंस के लिए तो गुड इनफ, लेकिन इट कैन नॉट गो इनटू बैटल इवन विद द F-16. मैंने बताया ना, इजरायली एयरफोर्स के F-16 का ये मुकाबला नहीं कर सकते. तो इसमें ईरान को और ज्यादा एक शाबाश देनी चाहिए जिस तरीके से उन्होंने अभी तक दे हैव सस्टेन्ड देमसेल्व्स. मैंने पहले कहा था दैट अ कंट्री विदाउट अ स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान था, अ कंट्री विदाउट अ स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स इज एट द मर्सी ऑफ इट्स एग्रेसर्स. पाकिस्तान मस्ट बिल्ड इट्स एयरफोर्स सेकंड टू नन, और ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का मोटो भी है, बीइंग सेकंड टू नन. तो ये मेरा एक एनालिसिस है. जो यूनाइटेड स्टेट्स का एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स को पता है कि इस वक्त वो चाइना के साथ डायरेक्टली इंगेज नहीं कर रहा, वो रशिया के साथ डायरेक्टली इंगेज नहीं कर रहा, वरना एयरक्राफ्ट कैरियर आपको नजर नहीं आना था. ये एयरक्राफ्ट कैरियर आपको नजर नहीं आना था. ये वही एयरक्राफ्ट कैरियर्स है ना जिन्होंने हुतीज के मिसाइल्स को इवेड करते करते अपने एसेट्स को समुद्र में फेंकवा दिया था. तो अभी तो टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंची हुई है. तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स अभी तक आप देखें कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स अभी तक किन किन कॉन्फ्लिक्ट्स में यूज हुए, किन कॉन्फ्लिक्ट्स में यूज हुए. एयरक्राफ्ट कैरियर आपके गल्फ वॉर्स में यूज हुआ है, गल्फ वॉर्स में. फिर एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा
ऐसे कंट्रीज को थ्रेटन करने के लिए समुद्र में भेज दिया जाता है कि यार देखो एक फ्लोटिंग बेस आ रहा है, जिस फ्लोटिंग बेस के ऊपर जो फाइटर जेट्स हैं वो कई नेशंस की टोटल फाइटर जो एयरक्राफ्ट हैं उनसे ज्यादा है। तो बेसिकली इट्स अ प्रेशर टेक्टिक, नथिंग मोर। एयरक्राफ्ट कैरियर का अगर सामना किसी ठीक मुल्क से हो जाए, इवन पाकिस्तान से हो जाए, तो एयरक्राफ्ट कैरियर इज अ वेरी लुक्रेटिव टारगेट। चले मैं यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात तो नहीं करता, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर, इट वेंट बैक। It went back when it was time for the Indian aircraft carrier to show itself. It went back. वो क्यों वापस गया था? वो इसलिए वापस नहीं गया था कि उसको कोई डर लग गया था। ये ऑफ कोर्स असेसमेंट्स बताती हैं कि यार ये एसेट खत्म हो जाएगा, ये एसेट डेंजर जोन में है, ये एसेट पावर प्रोजेक्शन है रादर देन पावर इटसेल्फ। तो ईरानियन नेवी किस तरीके से रिएक्ट करती है, क्योंकि ईरान के पास वो फायर पावर नहीं है। हाँ, मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, फिर हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, और आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये अगर हाइपरसोनिक मिसाइल्स इसके खिलाफ इस्तेमाल होते हैं तो जिन मिसाइल्स ने इजराइल की जो आयरन डोम है, जो स्लिंग्स हैं, जो बेहतरीन आपके एंटी बैलिस्टिक सिस्टम्स हैं, उनको नहीं छोड़ा, तो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लगा हुआ छोटा सिस्टम क्या करेगा? तो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दिस एयरक्राफ्ट कैरियर कमिंग नियर। ये अब ईरान के ऊपर डिसीजन होगा कि ईरान क्या करना चाहेगा। देखिए, अगर तो अमेरिका आ जाता है तो अमेरिका की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसमें वॉर को सस्टेन करने की, देखिए वॉर कोई ऐसा मुल्क ऐसा नहीं होता कि यार वो वॉर को बड़े आराम से झेल ले। ये चीज अपने ज़हन में रखे, सुपर पावर्स भी इकोनॉमी में स्ट्रेंज पड़ता, आपकी मैन पावर जाती है, आपके रिसोर्सेज सब निकल जाते हैं, आपके ऊपर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेशर्स डलते हैं। सस्टेन करना सुपर पावर के लिए भी आसान नहीं है। हां, यह जरूर है कि सुपर पावर उसको लंबे अरसे तक सस्टेन कर सकती है। उसकी जो वॉर इंडस्ट्री है, जो उसको सप्लाई कर रही है, वो ज्यादा अरसे तक उसको सप्लाई कर सकती है। तो ये चीजें सस्टेन करने की बात है। तो मेरी ये असेसमेंट है कि अगर यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर आ भी जाता है तो वी हैव टू वेट एंड सी कि वो कैरियर क्या एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा लेता है, क्योंकि अगर वो एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा लेने शुरू हो गया तो वॉर की पूरी डायनामिक्स चेंज हो जानी है, इस बैटल की डायनामिक्स चेंज हो जानी है, बिल्कुल ए टू जी सब चेंज हो जाएगा। फिर देखना पड़ेगा कि इजराइल को जो अभी कोवर्टली हेल्प आउट की जा रही है वो हेल्प अब नेक्स्ट स्टेज पे जाती है या नहीं जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा मैं आपके साथ ये जरूर शेयर करूं। रोजाना मैंने आपसे कहा था कि मैं कोई ना कोई ऐसी खबर जरूर शेयर करूंगा, ऐसी इनसाइट्स जरूर शेयर करूंगा जो मैं देखूंगा कि बाकी यूट्यूब चैनल्स, क्योंकि वो डे टू डे प्रोग्रेस शेयर कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कितने मिसाइल्स आ गए, कितनी तबाही इजराइल में होगी, कितनी तबाही ईरान में होगी। तो वी विल टॉक ऑफ द ग्रेटर वॉर थिएटर सॉर्ट ऑफ एनालिसिस कि आगे क्या होने लगा है या किसी की एंट्री से क्या फर्क पड़ेगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।